बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन सीखी थी। डिस्क्रीट डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से, और साथ में उसकी हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि AM ऑलवेज ग्रेटर देन GM ऑलवेज ग्रेटर देन HM। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग मजीद मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और यहाँ से मीन से मुराद अरिथमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल ली। उसमें हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज है ना, वो हैं 6, 9, 7, 13 एंड 5। ये हमारे पास एक्चुअल डाटा मौजूद है। अब हमने क्या किया, हमने इस एक्चुअल डाटा के मीन की वैल्यू को डिटरमिन किया। एक्चुअल डाटा का मीन डिटरमिन किया। मीन डिटरमिन करने के लिए हमें समीशन एक्स चाहिए था, वो 40 मिल गया। 40 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। अब हम लोगों ने इस एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस देखा उनके मीन की वैल्यू के साथ। एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस देखा उनके मीन की वैल्यूज के साथ, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा x, ये इससे मुराद एक्चुअल वैल्यू, माइनस एक्स बार इन एक्चुअल वैल्यूज के मीन की वैल्यू। तो मतलब हमने जैसे देखा 6 माइनस 8, तो आंसर आ गया -2। 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 8 -1, इसी तरह 13 माइनस 8 एंड 5 माइनस 8। और जैसे ही हम लोग, इसे कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम मीन। इसे कहा एक्स माइनस एक्स बार को डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, फर्क, किससे, फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसका जैसे ही हम लोगों ने सम किया तो उसका सम हमारे पास 0 आ जाता है, और इसे कहा जाता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। ओके, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। हमने अपनी तरफ से सपोज डाटा लिया, आप कोई भी और डाटा लेकर उसके मीन की वैल्यू के साथ जैसे ही तमाम वैल्यूज की डेविएशन फाइंड करेंगे और उनका सम करेंगे, तो आपके पास हमेशा उसका आंसर 0 मिलेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव कर ली कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, और इसे लिखा जाता है समीशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ऑल क्लियर? अच्छा बेटा, इसी से रेलेवेंट जो क्वेश्चन आते हैं, तो यही प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन मॉड इज 0। तो हमने बताना होता है कि फ्रॉम मीन ये हमारे पास 0 होता रहता है, और यहाँ मीन से मुराद AM था, अरिथमेटिक। अच्छा, अब इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन यूं भी आ जाता है। सिर्फ कॉमन सेंस और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स वो कुछ इस तरह से है कि समीशन x माइनस 0 इज इक्वल, सॉरी, समीशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कहता है फाइंड मीन। अब देखें, जैसे ही हमने इसको देखा कि ये डेविएशन है, डेविएशन का सम हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 सम सिर्फ उस टाइम पर आता है जब ये डेविएशन अपने मीन की वैल्यू के साथ हो। तो ये 10 ही इसके मीन की वैल्यू है। इसी तरह से अगर आपसे कहते हैं कि समीशन x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब बेसिकली ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, -7। और सिर्फ ये देखिए, अगर मैं इसको यूं आके लिख दूं x -7, और ये 7 भी खुद नेगेटिव में आ जाए, तो देखिए क्या इसको यूं लिखते हैं x प्लस 7, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर बेसिकली जो मीन की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी भी जैसे ही हमने देखा कि सम की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, मीन की वैल्यू का आंसर क्या बन जाएगा, -7। तो मतलब अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो आपने पॉजिटिव आंसर करना है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो आपने नेगेटिव आंसर करना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को?
कि अगर x + 7 = 0 कर दे तो आपने फिर मीन की वैल्यू -7 बतानी है, माइनस कांस्टेंट नंबर बताना है। ये बात क्लियर है सब बता। अब बेटा चलती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि मीन की वैल्यू से डेविएशन फाइंड की तो सम 0 आया, और मीन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8। मैंने 8 के अलावा कोई भी और कांस्टेंट नंबर उठा दिया, पर आप 5 भी ले सकते थे, आप 7, 6, 3, 2, 0 कुछ भी ले सकते थे। मैंने यहाँ पे 10 लिया। जब 10 के साथ इसकी डेविएशन फाइंड किया हम लोगों ने, तो देखिए हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ गया, 0 नहीं आया। 0 सिर्फ उस टाइम पर आता है जब डेविएशन मीन की वैल्यू से। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। तब देखिए डेविएशन फ्रॉम मीन तो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इनका स्क्वायर लेते जाएंगे। तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, और जब हमने इसको ऐड किया तो आंसर 40 आ गया। ये बात क्लियर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि भाई आपने मीन की वैल्यू के अलावा किसी भी और नंबर के साथ डेविएशन फाइंड करके उसका स्क्वायर ले लें। जैसे हमने 10 के साथ डेविएशन फाइंड की हुई, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर लें तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, और जब इसका सम लिया। ये बात क्लियर है। अच्छा अब देखें, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब देखें क्या 40 स्मॉलर नहीं है एज कंपेयर टू, आप कोई भी और कांस्टेंट नंबर लें और उससे डेविएशन का स्क्वायर करके उसका सम फाइंड करें तो उसका आंसर 40 से ग्रेटर हो। तो इसीलिए कहा जाता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज आर मिनिमम और लीस्ट वैल्यू। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। आई होप कि आपको ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंबाइंड मीन। ये बेसिकली यूं लिखा हुआ है समीशन x -7 = 0। अब ये देखो डेविएशन कौन सी वैल्यू के साथ है, तो मीन की वैल्यू क्या बनेगी -7। ओके, और ये तो वैसे ही नेगेटिव साइन, ये देखे ना, ये इस तरह से होता है x - x बार। अब ये x बार किसको रिप्लेस कर रहा है यहाँ 10 को, तो मीन की वैल्यू 10 है। यहाँ पे x बार किसको रिप्लेस कर रहा है, ये नेगेटिव फार्मूले का आएगा। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए इस कांस्टेंट को भी नेगेटिव हमने किया। अब देखें ये x बार किसको जाके रिप्लेस करेगा, तो मीन की वैल्यू -7 है। सब बच्चों को क्लियर हो गई है ये बातें? जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंबाइंड मीन। अच्छा बेटा, कंबाइंड मीन किस तरह से और कैसे कब हम लोग इसको जाके कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास जो डाटा मौजूद होता है ना वो ग्रुप्स की फॉर्म में हो। जैसे कि एक क्लास में एवरेज, और उसके लिए अगर आप लोग देखें हमारे पास ग्रुप्स मौजूद होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। अब एक टेस्ट हुआ, उसमें टीए को चाहिए था कि मुझे पूरी क्लास की एवरेज बताता कि पूरी क्लास में मौजूद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा कि सर आपकी क्लास में 10 बॉय स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 40, तो उनको हमने x बार कर दिया। और 5 गर्ल स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 55। अब मैंने उसे कहा कि भाई मुझे कंबाइन करके दो, मेरी पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है। क्या मतलब, मैं उसे कह रहा हूं मुझे 15 वैल्यूज की एवरेज बताओ।
10 और 5 की ना बताओ, ये उसने दो अलग अलग ग्रुप्स बनाकर दे दिए। अब हम लोग इसको कंबाइंड मीन की तरफ लेकर जाएंगे। बेटा कंबाइंड मीन एएम भी होता है, जीएम भी होता है और एचएम भी होता है। तो हम इसी एग्जांपल को एएम जीएम एचएम के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि भाई कंबाइंड मीन के लिए ऐसा नहीं है कि आपने 10 + 5 किया और जहां से 55 + 40 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो एवरेज आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर एवरेज फाइंड की जाती है सम ऑफ एक्स। आपको याद आया, समीशन एक्स डिवाइड ओवर एन। तो इसके लिए आपके पास अभी भी समीशन एक्स होना चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए भाई, मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? अब देखिए, मुझे एन की वैल्यू भी गिवन और मुझे एक्स बार की वैल्यू भी गिवन, तो क्या मैं यहां से समीशन एक्स फाइंड कर सकता हूं? तो समीशन एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो क्या इन तमाम वैल्यूज का सम मेरे पास आ जाएगा? तो भाई मैंने ऐसा ही किया कि फर्स्ट ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर। तो फर्स्ट ग्रुप का समीशन एक्स आ गया, उसमें ऐड किया। सेकंड ग्रुप का समीशन एक्स, उसमें ऐड किया। थर्ड ग्रुप का समीशन एक्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको फार्मूले की समझ आई? बेटा अब सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज की पुटिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हम लोग जाएंगे, अब जैसे ही हमें ये वाला डाटा प्रोवाइडेड था, तो 10 × 40 + 5 डिवाइडेड बाय 10, और जैसे ही ये कैलकुलेटर को हम लोग बताएंगे, जब भी कंबाइंड मीन आ जाए आपने इसी तरह से फ्रैक्शन ऑन कर लेनी है। फर्स्ट ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ग्रुप का मीन प्लस सेकंड ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ग्रुप का मीन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखें कंबाइंड मीन क्या आ गया, मतलब मेरी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 45 हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कंबाइंड मीन फाइंड कर लेंगे। अच्छा बेटा, अब जरूरी नहीं कि हर बार कंबाइंड मीन ही फाइंड करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि वो कंबाइंड मीन खुद बता दे, आपसे x बार 1 पूछ ले, x बार 2 पूछ ले, तो कुछ भी मिसिंग है क्या? अगर आपसे कहे कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हमारे पास 45 हैं, उनमें से बॉयज के एवरेज मार्क्स 40 हैं, तो बताएं गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने होंगे? राइट? तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो मिसिंग वैल्यू होगी उसको एक्सपोर्ट कर देंगे कैलकुलेटर पे। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक, कंबाइंड ज्योमेट्रिक। अब बेटा इस सिचुएशन में देखें, हम लोग डाटा यही लेते हैं। अब आपने x बार 1 को सपोज कर लेना है, जैसे ये GM1 है, ये ज्योमेट्रिक मीन 1 है, और x बार 2 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 2 है। बात क्लियर? अच्छा, अब अगर आप लोगों ने कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, तो भाई उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज की। जीएम फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज की जरूरत होती है आप लोगों को। तो देखिए यार, जीएम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता था? GM is equal to nth root of product of all values। कैसे ही था? अच्छा, हम इसको यूं भी लिख सकते थे कि GM is equal to x raised to power 1 by। अब अगर आप लोग देखें, मेरे पास GM की वैल्यू भी मौजूद है, मेरे पास n की वैल्यू भी मौजूद है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है ना, तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लूं। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय n कर दूं, इसकी पावर खत्म करने के लिए, तो मुझे इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी पावर को मल्टीप्लाइड बाय n करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, जिसको मैंने x कंसीडर किया, इज इक्वल टू GM रेज टू पावर n। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो बिल्कुल ऐसे ही आपने फार्मूला बना देना है। भाई आपने तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना था ना, तो आप फर्स्ट ग्रुप के जीएम को रेज टू पावर उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इसको मल्टीप्लाई करवा दो। सेकंड ग्रुप के जीएम की वैल्यूज
रेज टू पावर उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनके प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट आपको दे देंगे, एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपको बात क्लियर हुई? सिर्फ फार्मूले की एक छोटी सी रीअरेंजमेंट होती है, उसके बाद बेसिक फार्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहता है कि भाई हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब सारी ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास थी नहीं, तो हमने मीन की मदद से उनके जीएम को खुद फाइंड किया, उनके प्रोडक्ट को खुद फाइंड किया, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट भी तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट ही होता है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें, अब जस्ट वैल्यूज को पुट किया कि 40 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 55 रेज टू पावर एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन 50, तो 15 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ गया 44.48। कोई इशू यहाँ पर हो जाएगा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन? गुड। अब बेटा इसी मीन को आप लोग कंसीडर करें, जैसे ये आप लोगों के पास हार्मोनिक मीन है और हम लोगों ने कंबाइंड हार्मोनिक मीन फाइंड करके देना है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, देखें कंबाइंड हार्मोनिक मीन के लिए भाई हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था? HM is equal to n divided by summation 1 upon, बेटा n भी गिवन, हार्मोनिक मीन भी गिवन, तो बेसिकली मुझे समीशन 1 अपॉन x ही चाहिए। जब मैं इस फर्स्ट ग्रुप के समीशन 1 अपॉन x को रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज के सम को ऐड करूंगा सेकंड ग्रुप के रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज के साथ, तो मेरे पास तमाम वैल्यूज के रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज का सम आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए इसका फार्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? समीशन 1 अपॉन x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, अब यहां से बताने का मकसद ये है कि आप कभी फार्मूला नहीं बोलोगे, आप खुद से उधर बैठे हुए उसको रीअरेंज कर लोगे कि यार ये फार्मूला इस तरह से है। अब देखिए भाई बेसिक क्या था कि सबसे पहले न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? n1 n2 n3, ओके ये सारी वैल्यूज ऐड होती जा रही है, डिवाइडेड बाय n1 अपॉन हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 अपॉन हार्मोनिक मीन 2। इसी तरह अगर कोई थर्ड ग्रुप है तो n3 अपॉन हार्मोनिक मीन 3, तो हमारे पास कंबाइंड हार्मोनिक मीन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें 10 + 5 15 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 10 बाय 14 + 5 बाय, तो हमारे पास कंबाइंड हार्मोनिक मीन। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? हार्मोनिक मीन में कोई इशू? गुड। और ये हमारा कंबाइंड मीन कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि आपके एग्जाम्स में आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है, तो वो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। आप इसके भी सॉल्यूशन को ना देखें और यहाँ पे देखें, द एवरेज मार्क्स of students in a class of 25 students, और क्या किसी ग्रुप की बात की उसने टोटल पूरी क्लास की बात की, उसने पूरी पॉपुलेशन को उठाया, उसने वहां से सैंपलिंग नहीं की, उसने बॉयज गर्ल्स को नहीं अलग किया। कहते हैं टोटल 25 स्टूडेंट्स और उनके एवरेज मार्क्स 50 हैं। कहते हैं द एवरेज ऑफ 18 बॉयज स्टूडेंट्स इन इज, कहते हैं कि इस 25 में से 18 बॉयज हैं और उनकी एवरेज 53 है, तो बताएं कि गर्ल्स की एवरेज क्या होगी। अब देखें आपसे उसने x/2 मिस कर दिया, n2 भी तो नहीं बताया, तो हो जाएगा जब उसने बता दिया कि 25 इन टोटल है, उसमें से 18 बॉयज हैं, तो लाजमी बात है रिमेनिंग गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि n2 भी तो नहीं बताया, तो n2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें भाई बेसिक फार्मूला बिल्कुल सेम रखना है, सिर्फ क्या x/2 को जाके मिस कर लेना है।
ओके, कैलकुलेटर को एक्सपोर्ट करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ट्राई करें। तो देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में से डाटा एक्सपेक्ट करना होता है कि हमारे पास डाटा है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम उसको एन से डिनोट करेंगे, वो 25, और 25 ऑब्जर्वेशन का मीन एक्स बार सी, कंबाइंड मीन तो हम लोग डिनोट क्या करते हैं, एक्स बार सी कंबाइंड मीन, वो 50 है। n1 18 है और उसके मीन की वैल्यू एक्स बार 1 53, n2 7 है और x बार 2 मिसिंग वैल्यू है। तो हम लोग ने जाके 50 इज इक्वल टू 18 इंटू 53 प्लस 7 x डिवाइडेड बाय 25। तो जैसे ही ये इक्वेशन कैलकुलेटर को बताई तो उसने हमें x बार 2 की वैल्यू बता दी 42.2 समथिंग। क्लियर? इसी क्वेश्चन में आप ये समझें जैसे ये ज्योमेट्रिक मीन है और मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके दो। ये अरिथमेटिक मीन नहीं, ऐसे समझे जैसे ये ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है। 25 स्टूडेंट का ज्योमेट्रिक मीन 50 है, 18 बॉय स्टूडेंट का ज्योमेट्रिक मीन 53 है, तो गर्ल स्टूडेंट का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? हाँ जी, अब इसके लिए जो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में जाएंगे और वहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखें, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन 50 इज इक्वल टू GM1 53 रेज टू पावर n1 18 मल्टीप्लाइड बाय GM2 हमारे पास नहीं था, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, रेज टू पावर n2 वो 7 है, एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25। ये इक्वेशन बता के आपको जीएम की वैल्यू मिल जाएगी 43.04। इन केस आपका कैलकुलेटर सिंटैक्स एरर दे दे, मोस्टली सिचुएशन में ऐसा होगा कि ये एक हैवी कैलकुलेशन है, एरर देने के चांसेस। तो यहाँ पर आप लोगों ने खुद थोड़ी सी अक्लमंदी करनी है कि यार इसको 1/25 ना करो, इसको GM रेज टू पावर 25 कर दो, मतलब इसकी पावर को मल्टीप्लाइड बाय 25 करूं, इसको भी मल्टीप्लाइड, इसकी पावर को भी मल्टीप्लाइड बाय 25 कर दो, तो इसकी पावर खत्म। क्या हम इसको अब सिंपली यूं लिख नहीं सकते हैं? आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये ना हो कि वहां पे फिर सिंटैक्स एरर और नन ऑफ दी, तो वहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें x रेज टू पावर 7, तो 53 रेज टू पावर 18 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1/7 के साथ, तो क्या ये पावर खत्म हो जाएगी और सिर्फ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी? इधर भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं, इस सारी इक्वेशन को रेज्ड पावर 1/7, तो अभी आपके पास GM की वैल्यू आ सकती है। लेकिन हमें ऐसी कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादातर पड़ती नहीं है, हमारा कैलकुलेटर ही हमें आंसर कर देता है। डन? कोई इशू? अच्छा, अब इसी डाटा को कंसीडर करो जैसे ये हार्मोनिक मीन है, और जल्दी से मुझे रिमेनिंग 7 वैल्यूज का हार्मोनिक मीन फाइंड करके दें। फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव, शाबाश। हाँ जी, तमाम बच्चों से हो गया। और ये था हमारे पास कंबाइंड मीन का टॉपिक। आई होप के सब बच्चों को समझ आ चुकी है कंबाइंड मीन के बारे में। ऑल क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड मीन को। जहां पर तमाम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस हमारे लिए डिफरेंट हो, वहां पर वेटेड मीन यूज होता रहता है। वैसे बेसिकली तमाम सब, जैसे मैं अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं अपने, तो तमाम सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PRC हो, कैप हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम इनको पास नहीं करेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव नहीं कर सकते। तो हमारे लिए हमारे तमाम सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस इक्वल है।
तो तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप लोगों ने देखना हो ना कि भाई इनकी एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, आप अरिथमेटिक में यूज कर सकते, लेकिन मैं आ जाता हूँ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि क्यूएम के मैंने लास्ट 5 टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट की है। क्या उन तमाम टेस्ट के टोटल मार्क्स इक्वल थे? तो उनकी इंपॉर्टेंस भी तो इक्वल ना हुई। क्या उन तमाम टेस्ट के लिए जो टाइम आपको दिया गया था वो इक्वल था? तो भी तो उनकी इंपॉर्टेंस इक्वल ना हुई। क्या 1 घंटे का टेस्ट 2 घंटे के टेस्ट के बराबर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल उनकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट है। जब आपको पता हो कि आपका रेगुलर टेस्ट है, आप जरा भी नहीं देखते। क्यों? आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो रेगुलर टेस्ट। आपसे कहा जाए ना कि यार एक असेसमेंट है, आप फिर भी थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं कि चले यार असेसमेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सिलेबस कवर हो रहा है। आपसे कहा जाए ना कि आपका मिड टर्म है, आप 2-3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। आपसे कहा जाए कि आपका एग्जाम है, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। इंपॉर्टेंस, हालांकि एक ही चीज है, रेगुलर टेस्ट भी क्यूएम का ही था, असेसमेंट मिड टर्म भी तो उसी क्यूएम का ही था, फाइनल एग्जाम वो भी तो क्यूएम का ही था। आपके लिए क्यूएम की इंपॉर्टेंस नहीं थी, उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस थी। तो उनमें से जो हम लोग मार्क्स गेन करेंगे ना, उन तमाम की इंपॉर्टेंस भी डिफरेंट है। और जब वैल्यूज की इंपॉर्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो तो कभी भी एम नहीं यूज करना, उसके लिए यूज होता रहता है वेटेड मीन। वेटेड का मतलब इंपॉर्टेंस होता है, क्या हम इसको अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बता दें कि हमारे लिए किस चीज की कितनी वेटेज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एफएससी करके आए, बहुत से ऐसे भी होंगे जो डॉक्टर्स बनते बनते रह गए और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गए, क्या एग्रीगेट नहीं बना? भाई कैसे बनता है एग्रीगेट? मैट्रिक के 10% लेते रहते हैं, एफएससी के 20% लेते रहते हैं, और टेस्ट के 50% लेते रहते हैं, 20% इंटरव्यू के लेते रहते हैं। कुछ इस तरह से एग्रीगेट बनाया जाता है। क्या है जी, वो एग्रीगेट मेरा 0.1 से रह गया, वो एग्रीगेट इस तरह से बनता है, वेटेड मीन कैलकुलेट किया जाता है उसके। अब अगर आप लोग देखें तो भाई आपको वैल्यूज बता देगा, जैसे वो कह रहे हैं भाई क्यूएम में मेरे मार्क्स हैं 62, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये पहले मैंने वो सब्जेक्ट से लिखे हुए थे, बिजनेस कम्युनिकेशन में मेरे मार्क्स हैं, जैसे आप समझ लें BWCS समझ लें चलें 40, IT के अंदर मार्क्स हैं 37, फंक्शनल इंग्लिश में मार्क्स हैं हमारे पास 28। आपसे कहा गया कि आप इनके एवरेज मार्क्स बताएं, तो आप कभी भी इसका सम करके 167 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसकी एवरेज नहीं बता सकते, क्योंकि साथ में कह रहे हैं यार मेरे लिए क्यूएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स ट्वाइस है, डबल है। तो आपने इसको 2 की इंपॉर्टेंस दी, बाकी सब्जेक्ट्स को 1 की इंपॉर्टेंस दी। अब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन फाइंड करना सीखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन फाइंड करना सीखा है, सेम वही फार्मूला है। वहां पर क्या करते थे, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यहाँ पर एफ को डब्ल्यू से सिर्फ रिप्लेस किया गया है, और ये हमारे पास बन जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। क्लियर? अब हमने एक्स और डब्ल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, इनका सम 229 डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना, वेटेज का सम, और वो हमारे पास 5 है, और हमारे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे 45.8। वेटेज मीन की पता चल गया होगा कि कहां कहां पर हम लोगों ने इसको यूज करना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा जी, अब चलते हैं भाई, हम लोगों ने EM GM HM तीनों एवरेजेस पर, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जिनमें ये यूज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि डाटा प्रोवाइड कर दे और आपको ना बताए कि EM फाइंड करें, GM फाइंड करें या HM फाइंड करें। अब तीनों की वैल्यूज तो इक्वल है नहीं, तो हमें डाटा देखकर पता चलता है कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है। जैसा कि मिस्टर ए covered a distance of 100 kilometers at a speed of 70 kilometers per hour. Next day at a speed of 90 kilometers per hour. And the third day cover a distance at a speed of find average speed. क्या कहीं पे बताया EM GM HM?
अब देखें बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 70 प्लस 90 प्लस 40 एंड डिवाइडेड बाय 3 उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करके दे देते हैं। क्वेश्चन गलत है और आपका ये आंसर आपके ऑप्शंस में मौजूद, उसने एम से फाइंड करके रखा हुआ होता है एक ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करके देनी हो हमेशा हार्मोनिक मीन यूज होता है, चाहे अब अगर आपको ना भी बताए तो अभी आपने हार्मोनिक मीन यूज करना है। एवरेज स्पीड के लिए हमेशा हार्मोनिक मीन यूज करना है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है एवरेज स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1/70 प्लस 1/90 प्लस 1/50 और हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 66.08। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब चलते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज होता रहता है। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन के लिए अगर आपको रेट ऑफ चेंज की बात कर दें, परसेंटेजेस में डाटा गिवन हो, रेशो एनालिसिस एक किस्म का रेशो की फॉर्म में डाटा गिवन हो हमारे पास, या किसी किस्म का कोई ग्रोथ रेट आपको बता दें, तो ऐसी सिचुएशन में आपने हमेशा ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। मतलब किस तरह का, आपसे किसी भी पर्सन की सैलरी में इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता सकते हैं कि इसकी सैलरी में जो एनुअल इंक्रीमेंट आया वो 10% आया, 20% आया, 25% आया। 3 साल का डाटा बता देगा, बताएगा, कहेगा कि एवरेज इंक्रीमेंट बताना, एवरेज इंक्रीज इन सैलरी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना, तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। इसी तरह ग्रोथ रेट मतलब पॉपुलेशन को ही उठा लेगा और आपसे कहेगा इस टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में इतने % से इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर में इतने % से डिक्रीज हुई, तो बताओ कि एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना है। तो जैसे ही परसेंटेज में, रेशो में ग्रोथ रेट आ जाए, रेट ऑफ चेंज आ जाए, तो आपने ऐसी सिचुएशन में हमेशा जीएम यूज करना है। एग्जाम्पल जब गिवन है आपके पास, क्या पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 8%, 12%, 15% रिस्पेक्टिवली पर एनम के हिसाब से। ओके, कहता है फाइंड एवरेज इंक्रीज इन सैलरी। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे और हम लोग ऐसा करेंगे कि 8 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 and the average increase in salary is 11.67। हम लोग ये नहीं बता देंगे इस तरह से, एम फाइंड करके हम उसे नहीं पता। ओके, थोड़ी सी डेविएशन इसमें मौजूद होती है, हम लोगों ने हमेशा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करके देना। अब देखो एम से आ रहा था 11.67, जबकि यहाँ से कितना आ रहा है 11.63%। क्लियर? अच्छा, अब देखिए हम इसको कैसे करें। भाई हम लोगों ने जो एवरेज फाइंड करनी होती है ना, वो वैल्यूज की एवरेज फाइंड करनी होती है। उसने मुझे अपनी इनकम तो बताई नहीं है कि मैं जाके इनकम की एवरेज फाइंड करूं। भाई ये 8, 12 एंड 15% ये तो उस वैल्यू में इंक्रीज है और एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो मैं एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर करूंगा 100। अब 8% का इंक्रीज आ जाए तो सैलरी कितनी बने भाई? अगर पहले आपको 100 रुपए सैलरी थी आपकी और उसमें 8 रुपीज का 8% का इंक्रीज आ गया, अब आपकी सैलरी कितनी है? तो वैल्यू 108 है, आपने 108 जाके 12% का इंक्रीज आ जाए तो 112, 15% का इंक्रीज आ जाए तो 115। आपने हर टाइम सैलरी को 100 कंसीडर करना। हमने ये नहीं सोचना कि सर अगला इंक्रीज तो 108 पे आएगा, वो फार्मूला खुद उसको एडजस्ट कर रहा है, वो अगली वैल्यू खुद ही ले लेता है। आपने नहीं, आपने हर टाइम इंक्रीज है या डिक्रीज है आप 100 पे मौजूद है। क्लियर? और उसके मुताबिक अब अगर कह दे 5% का डिक्रीज तो क्या वैल्यू जाके लिखोगे 95। आपसे कह दे 12% का डिक्रीज 88 लिख दोगे। आपसे कहते 20% का डिक्रीज आप 80 जाके लिख दोगे। क्लियर हो गई ये बात? अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया आपके पास आंसर आ गया 111.63। अब बेटा ये आपकी एवरेज सैलरी है। उसने कहा है एवरेज सैलरी में इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज,
तो भाई 100 रुपए तो मुझे पहले भी मिल रहे थे, इंक्रीज कितना है वो 100 इसमें से माइनस करें तो इंक्रीज कितना आया 11.63%। आपने इस तरह से कैलकुलेट करके दें तो इशू हो जाएगा कैलकुलेट। बेटा परसेंटेज और रेशो में ना किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इसकी बेस का फर्क है। मतलब परसेंटेज के अंदर हम लोग 100 को ट्यून करते हैं एज अ बेस, जबकि रेशो के अंदर हम लोग 1 रुपी को कंसीडर किया करते हैं। 1 रुपी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज को देखा जाता है। ये बात समझ आ गई? हाँ भी तो रखो नहीं वापस नहीं करना। अच्छा हाँ जी हाँ करना मैं एक 500 अब जैसे 8% इंक्रीज तो वैल्यू क्या बन जाएगी 108। अगर परसेंटेज में बात कर रहे हैं देखो 108% बन जाएगी। अब परसेंटेज को खत्म करें डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आ जाएगा 1.08। ये हमारे पास रेशो है। अब देखो मतलब क्या 1.08 का कि भाई अगर 1 रुपया सैलरी हो और 8% का इंक्रीज आ जाए तो आपकी सैलरी 1.08 हो गई है। क्लियर? अगर 12% का इंक्रीज आ जाए तो आपकी सैलरी 1.12 हो गई। ये रेशो है। अब रेशो एज इट इज एक्चुअल फॉर्म में होती है, परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि 8% है तो 108 लिखेंगे, 12% है तो 112 लिखेंगे। रेशो तो बताएगा इसी तरह से 1.08 1.12 वो 0.93। अगर डिक्रीज है तो हमने रेशियो को जाके सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब देखें जैसे ही मैंने इसको जाके मल्टीप्लाई किया रेशियो के साथ देखें आंसर 1.08 एंड समथिंग, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आ रही है 1.04। तो 1 तो बेसिकली पहले ही था, 1 से इंक्रीज होगा तो हमने कहना है कि भाई इंक्रीज इन परसेंटेज। कितने का इंक्रीज 4%। यही चीज मुझे यहाँ से पता चल गई 4% का इंक्रीज है। तो परसेंटेज और रेशो में ऐसा कोई फर्क नहीं होता। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इसके अलावा जितनी भी सिचुएशन है हमने 2 सिचुएशन डिस्कस की। एक हार्मोनिक मीन के लिए एवरेज स्पीड के लिए यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास रेट ऑफ चेंज परसेंटेज रेशो ग्रोथ रेट ऐसी बात हो तो वहां पे यूज होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी सिचुएशन होंगी उनमें हमेशा अरिथमेटिक मीन। क्लियर? कोई इशू? अब ये बड़े बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछता है, कैलकुलेशन पे उसका फोकस बहुत कम होता है। मतलब 50% चलेगा कैलकुलेशन, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पे रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करना पूछता है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखें तो हम लोग HM को कैलकुलेट नहीं कर सकते और इसके लिए सिर्फ एक ही सिचुएशन। हम लोगों ने कहा था रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, और मेरे डाटा में अगर वैल्यू ही 0 आ जाए तो जैसे ही उसका रेसिप्रोकल लूंगा 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी, तो HM डिफाइन कर सकता। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो हमेशा याद रखना कि अगर हमारे डाटा में कोई एक ऑब्जर्वेशन 0 हो तो हम लोग हार्मोनिक मीन फाइंड, हम उसे इंफिनिटी या 0 आंसर नहीं बताएंगे, हम उसे कहेंगे कैन नॉट डिटरमिन। राइट? आपने उसे कहना है कैन नॉट डिटरमिन। आपने उसे 0 इंफिनिटी या नन ऑफ दीज नहीं बताना, उसे कहना है कि हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे इसको। बात क्लियर? जबकि ज्योमेट्रिक मीन के साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए और मेरे डाटा में एक वैल्यू 0 हो जाए, उसने सबको 0 कर देना, उसने GM 0 फाइंड करके दे देना है। तो इसका ये मतलब नहीं है आप ऑप्शन में 0 को टिक कर दो, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कैन नॉट टिक कर, आप 0 को नहीं टिक करेंगे। ओके? हाँ, अगर 0 आ जाए ना तो हार्मोनिक मीन फाइंड होता है ना ही, लेकिन AM फाइंड हो जाता है।
वो जीरो को एज अ वैल्यू कंसीडर करता है। लेकिन अब इसका ये अब देखें जीरो अगर हो या ना हो क्या सम में कोई फर्क पड़ेगा? नो, तो मैं जीरो को ओमिट कर दूं एम फाइंड करने के लिए? नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फर्क पड़ जाना है, एवरेज चेंज हो जाए, क्योंकि जीरो खुद एक ऑब्जर्वेशन है। जीरो नहीं होगा मैं डिवाइडेड बाय 9 करूंगा, जीरो होगा तो डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर सेम होता है? तो जीरो को ओमिट नहीं करना आप लोगों ने, क्लियर? उसको एज अ वैल्यू कंसीडर करना है ईएम की कैलकुलेशन में आपको। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। लेकिन जीएम के लिए एक सिचुएशन तो जीरो हो गई, लेकिन उसके अलावा दो और सिचुएशन है कि अगर आपके डेटा में कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कोई एक वैल्यू नेगेटिव, क्या मतलब बेटा? जियोमेट्रिक मीन के लिए आप लोग nth रूट लेते थे, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू पर नहीं फाइंड होता, पॉजिटिव, वो फिर आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आयोटा की फॉर्म में आंसर आता है। तो हम लोग तो नेगेटिव, अब देखें एक वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसने सारे प्रोडक्ट को नेगेटिव करके रख देना, प्लस माइनस माइनस, ऐसा ही है ना? तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो उसका जीएम फाइंड नहीं होगा। अब कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा आंसर, लेकिन आपने वो आंसर नहीं लिखना। आपने जैसे ही देखा कि डेटा में एक वैल्यू नेगेटिव है, आप कह देना कैन नॉट डिटरमाइन। ये बात क्लियर हो गई? और थर्ड फॉर्म है कि अगर आपके पास वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में, खुद वैल्यू अंडर रूट की फॉर्म में, तब भी आप लोगों ने जीएम डिफाइन करके दे। ये तीनों सिचुएशन लिखी हुई है, ए बी सी, ये बेसिकली 3 डिफरेंट कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास आ जाए ए से मुराद एनी कांस्टेंट नंबर 0 एंड बी से मुराद एनी अदर कांस्टेंट नंबर, तो आपने कहना है जीएम नहीं फाइंड हो सकता। अगर ऐसा हो ए माइनस बी एंड सी, तब भी आपने कहना है जीएम नहीं फाइंड हो सकता। और अगर ऐसा हो ए अंडर रूट ऑफ बी एंड सी, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन अंडर रूट की फॉर्म में हो, तब भी जीएम फाइंड। क्या ये बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट, हाँ तो मैंने कहा एक ऑब्जर्वेशन अगर नेगेटिव, 2 होंगी तो फिर हो सकता है, 3 होंगी तो नहीं हो सकता। अगर ऑड की फॉर्म में होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड की फॉर्म में नेगेटिव है तो फिर नहीं हो सकता, इवन में है तो फिर हो सकता है। लेकिन आपसे एक ऑब्जर्वेशन का पूछता है, तो इसलिए मैं आपके सिलेबस तक रहा। अच्छा, अब एवरेज को फाइंड करते करते ना हमसे एरर्स भी हो सकते हैं। कहीं पे मैंने लिखना था 23, मैंने लिख दिया 32। मिस्टेक हो जाती है इंसान से, ह्यूमन बीइंग, एरर्स हो जाती हैं, पॉसिबिलिटीज है। मैंने लिखना था 25, मैंने लिख दिया 52। मैंने लिखना था सपोज के 30, मैंने सिर्फ 3 प्रेस कर दिया, 0 प्रेस किया तो वो प्रेस ही नहीं हुआ और मुझे पता नहीं चला, एरर हो गया मुझसे। तो क्या ईएम जीएम या एचएम ठीक होंगे? तो जब एरर आइडेंटिफाई हो जाए, क्या उसको रेक्टिफाई करना चाहिए? रेक्टिफिकेशन का मतलब है करेक्शन, कि क्या उन एरर्स की करेक्शन कर लेनी चाहिए हम लोगों को, तो एरर्स की करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि एक पर्सन ने एवरेज कैलकुलेट की 10 वैल्यूज की और वो एवरेज है 18, उसके मुताबिक हमने जब वो डेटा को देखा तो हमें पता चला कि यार इसमें ना 2 वैल्यूज गलत। देखिए, पुट 2 वैल्यूज, 2 रॉन्ग वैल्यूज एंड 31 एंड ये 2 वैल्यूज हमारे डेटा में थी ही नहीं, जबकि उसने अपने पास इसको शामिल रखा होगा। ओके, इन प्लेस ऑफ, जबकि रॉन्ग और जो करेक्ट वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए थी? 13 एंड क्या था? फाइंड करेक्ट एवरेजेस। अब हम सबसे पहले चलते हैं ईएम की तरफ। भाई ईएम के लिए जब उसने लाजमी बात है सम लिया होगा और रॉन्ग वैल्यूज पुट कर दी, क्या उसने सम ठीक लिया होगा? तो बेसिकली अगर मैं सम ठीक कर लूं, एवरेज ने ठीक हो जाना है। तो सम सबसे पहले, और उसने मुझे एक्चुअल वैल्यूज तो बता ही नहीं है ना, कि मैं सिंपली जाके उसको एलिमिनेट करूं और न्यू वैल्यूज पुट कर दूं, या जाके ठीक से कैलकुलेट करके दे दूं। अब क्या सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई रॉन्ग वैल्यूज का सम कितना है, कैसे पता चलेगा?
n इंटू एक्स बार, अभी जो कैलकुलेट किया था समीशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार। तो आपने सबसे पहले इसका सम फाइंड करना, 10 वैल्यूज और उनकी एवरेज 18, तो उनका सम कितना आ गया 180। अब बेटा इसमें से जो रॉन्ग वैल्यूज हैं जो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं वो एलिमिनेट कर दो, रॉन्ग वैल्यूज को माइनस कर दो, -31 एंड -42, और करेक्ट वैल्यूज को ऐड कर दो जिनको शामिल होना चाहिए था 13 एंड, तो देखें ये आपके पास समीशन एक्स ठीक हो, क्या समीशन एक्स ठीक हो गया, अब एवरेज भी ठीक हो जाएगी। क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क पड़ा, 10 थी जो एलिमिनेट की, 2 ही ऐड की, दोबारा से 10 ही है। अच्छा ये आपने चेक जरूर करना है, ऐसा हो सकता है कि 2 गलत हो 1 ठीक हो, ऐसा हो सकता है 2 गलत हो 3 वैल्यूज पुट करनी हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में फर्क आ जाए, तो आपने ये देखते रहना। अब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ से 144 लिया डिवाइडेड बाय 10, तो करेक्ट एवरेज 14.4, तो इशू इसमें कर लेंगे इसे, गुड शाबाश, तो अरिथमेटिक मीन की रेक्टिफिकेशन होगी। फिर से सुनिएगा, समीशन x फाइंड करना है n इंटू एक्स बार के फार्मूले से, उसमें से माइनस कर देनी है रॉन्ग वैल्यू, ऐड कर देनी है करेक्ट वैल्यू, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जब मैंने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ना, और मैंने सोचा कि am को मैंने ठीक करना है, मैं सबसे पहले फ्रैक्शन आउट करूंगा कि समीशन x डिवाइडेड बाय n होता है इसका फार्मूला। अब समीशन x के लिए मैं n को मल्टीप्लाई करूंगा रॉन्ग मीन की वैल्यू के साथ, इसमें से माइनस कर दूंगा रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, और इसमें ऐड कर दूंगा करेक्ट वैल्यूज, और इसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये मेरे पास आता है। रफ वर्क में कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। ऑल क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैंने वैल्यूज के साथ क्या ट्रीटमेंट किया होगा, उनका प्रोडक्ट। तो अगर मैंने गलत वैल्यूज पुट कर दी, मैंने तो सारा प्रोडक्ट गलत करके रख दिया है, तो ऐसा नहीं है, मुझे प्रोडक्ट ठीक करना चाहिए। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कंबाइंड मीन पढ़ते हुए। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जीएम रेज टू पावर एन, तो तमाम ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा आपके, उसको जाके ठीक कर लो। तो सबसे पहले आपने जीएम रेज टू पावर एन, ये देखें ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये मैंने लिखा हुआ। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 18 रेज टू पावर 10। कैलकुलेटर से ना पूछना, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी और उसने एरर दे देना, उसको वैल्यूज पुट करवाते रहो, एंड पे वो आपको जीएम फाइंड करके दे देगा, प्रोडक्ट शायद ना बता पाए क्योंकि उसकी वैल्यूज उसकी लिमिट से एक्सीड कर जाती हैं वैल्यू। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको प्रोडक्ट ना, लेकिन वो आपको जीएम बता देगा। पहले आप यहाँ पे ये चीज समझ लें। अब बेटा इसमें मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ रॉन्ग वैल्यू, तो उसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा डिवाइड। भाई जो चीज ऐड हो चुकी हो उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, और जो मल्टीप्लाई हो चुकी हो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो आपने इस प्रोडक्ट को 18 रेज टू पावर 10 को डिवाइड कर देना है रॉन्ग वैल्यूज के साथ, रॉन्ग टर्म्स के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है इसको करेक्ट ऑब्जर्वेशन, and whole raised to power 1 upon number of observation, और आपके पास करेक्ट जीएम की वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ आई आप लोग। इसके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कि आपने सारा काम अपने कैलकुलेटर पे करना है, ब्रैकेट और फ्रैक्शन, जीएम की वैल्यू रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट वैल्यू, और करेक्ट वैल्यूज हमारे पास क्या है 13 मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइडेड बाय इनकरेक्ट वैल्यू 31 मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 1 अपॉन 10, ये करेक्ट जीएम की वैल्यू है।
हो गई करेक्शन, यहाँ तक कोई इशू जी। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन की करेक्शन। हार्मोनिक मीन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज के सम की। तो मैंने तो वो गलत कर दिया होगा, तो भाई पहले उसको ठीक करो। अब वो कैसे बुलाएंगे हम? n बाय हार्मोनिक मीन, क्या बात, तो समीशन 1/x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि भाई हमने इसको ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ये खुद लेकर आए 10 बाय, इसमें से माइनस करते हैं रॉन्ग वैल्यूज के रेसिप्रोकल। ऐड भी तो यही किए थे ना, तो माइनस भी वही करो। रेसिप्रोकल ऐड किए थे तो रेसिप्रोकल ही माइनस करो और ऐड कर दो करेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल। आपके पास समीशन 1/x ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको ये वैल्यूज अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे समीशन 1/x से कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज किस चीज से है? हार्मोनिक मीन से। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? कैलकुलेटर उठाया, पहले देखेंगे क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, तो वो 10 ही लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय, फिर 10 बाय 18 n डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन, इसमें से माइनस कर दें 1/3 रॉन्ग वैल्यूज के रेसिप्रोकल और इसमें ऐड कर दें इज इक्वल टू 16.18। तो ये देखें आपके पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू ठीक हो गई। क्या आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लेंगे? कोई इशू? तो बेटा आज तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा में सबसे पहले तो डिस्क्रीट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थे एएम जीएम एचएम को कैलकुलेट करना सीखा। फिर हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग गए कंबाइंड मीन की तरफ, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड कंबाइंड हार्मोनिक मीन को स्टडी किया हम लोगों ने वेटेड मीन को देखा एंड एट द एंड हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर कि अगर एएम जीएम या एचएम में से किसी की भी कैलकुलेशन में कोई वैल्यूज की मिस्टेक हो जाए और वो मिस्टेक बाद में आइडेंटिफाई हो तो हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।